नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर ड्रीम इंग्लिश में। यूपी टीजीटी 2022 के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं 1000 क्वेश्चन आंसर की सीरीज़, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन और आंसर रहेंगे विद एक्सप्लेनेशन। उसका ये वीडियो नंबर 2 है, यानी पार्ट 2 हम बना रहे हैं। तो ध्यान से दोस्तों सुनेंगे और समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्लोसेट ड्रामा? क्लोसेट ड्रामा क्या होता है? व्हाट इज़ क्लोसेट ड्रामा? अब देखिए, कई प्रकार की ड्रामा है, तो इसमें पूछा गया है कि क्लोसेट ड्रामा क्या है। तो हम आपको बता दें, क्लोसेट ड्रामा है, देखिए जनरली क्या होता है कि जो ड्रामा होते हैं ना, वो स्टेज पे परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, नाटक प्ले जो होते हैं उनको स्टेज पे परफॉर्म किए जाते हैं। लेकिन जो क्लोसेट ड्रामा होता है वो टू बी रीड होता है। ड्रामा टू बी रीड, ये आपको मतलब पढ़ा जाना होता है। ठीक है, टू बी रेड कहेंगे इसको, पैसिव वॉइस में है, तो इसको पढ़ा जाता है। इसके विषय में और अगर आपको मैं बताऊं तो कुछ यूँ है कि क्लोसेट ड्रामा इज़ द ड्रामा टू बी रेड, अ लिटरेरी जेनर इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। इसकी जो लिटरेरी क्वालिटी है, ये स्टेज पे परफॉर्म करने की नहीं है। इसमें स्टेज में परफॉर्म नहीं करना होता है, बट रेड बाय अ सॉलिटरी रीडर और समटाइम्स अलाउड इन स्मॉल ग्रुप। एक अकेला पाठक होता है, इसको पढ़ता है, और कभी कभी इसे जो है एक छोटे से ग्रुप में तेज भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो विशेष बात है जो क्लोसेट ड्रामा की, वो है कि इसको परफॉर्म नहीं करना होता है और इसे सिर्फ रीड आउट करना होता है। जॉन मिल्टन का एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है ड्रामा है, जो कि 1671 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। नाम था सैमसन एग्नोस्टिक्स। क्या नाम था? सैमसन एगोनिस्टस। ठीक है, ये टी है और ये एस, और इसको 1671 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। थॉमस हार्डी का एक ड्रामा है जिसका नाम है द डायनेस्ट। ये दोनों ही क्लोसेट ड्रामा है। ठीक है, बात कौन से हैं? क्लोसेट ड्रामा है दोनों ही। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि जॉन मिल्टन जिनका जन्म 9 दिसंबर 1608 ईस्वी को हुआ था। जॉन मिल्टन इंग्लैंड के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। पैराडाइज रीगेन, पैराडाइज लॉस्ट, ये सब इन्होंने लिखा है। और लिसिडस एक इनकी पेस्टोरल एलेजी है, जो कि इन्होंने अपने मित्र, जिनका नाम एडवर्ड किंग था, की मृत्यु पर विलाप करते हुए लिखते हैं। तो ये लिसिडस जो है वो एक पेस्टोरल एलेजी है। पेस्टोरल एलेजी की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि कवि स्वयं को एक शेफर्ड मान लेता है और अपने एक शेफर्ड की मृत्यु पर उसको भी शेफर्ड मान सकता है, कवि स्वयं को भी शेफर्ड मान लेता है, चरवाहा, और उसके हिसाब से फिर उस अनुसार लिखता है। यानी कि ये शेफर्ड, इसमें जो कविता जो लिखता है वो भी शेफर्ड, और जिसके लिए लिखी जाती है वो भी शेफर्ड होता है। तो दोनों को मान कर भी लिख लेते हैं। तो ये लिसिडस एक ऐसा ही है। तो इन्हीं से क्वेश्चन बना रहे हैं कि जो है जॉन मिल्टन का बहुत सारे इन्होंने लेख लिखे, बहुत सारी कविताएं लिखी। तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो जॉन मिल्टन को पसंद था अपना किया हुआ काम, तो वो कौन सा था? ठीक है, तो वो पोयम है पैराडाइज रीगेन। पैराडाइज रीगेन इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, बात पैराडाइज रीगेन इनको सबसे ज़्यादा पसंद है, और इसको 1671 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, बात, और ये इनका अंतिम वर्क भी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वाज डन। अब चलिए, अभी तो जॉन मिल्टन की बात कर ली। विलियम शेक्सपियर का जो बेस्ट वर्क है वो कब हुआ, कब आया? ठीक है, तो बताते अभी वाज डन।
कि विलियम शेक्सपियर का जो बेस्ट वर्क है वो कब आया, तो बता दें कि इसकी जो टाइमिंग थी जनरली, बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वाज डन आफ्टर 1603। वैसे तो इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 ईस्वी को हुआ था, लेकिन ये और 1616 में इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन इनके जो विशेष रूप से जो प्रसिद्ध कार्य हैं और जो ज़्यादा फेम अर्न करी वो 1603 ईस्वी के बाद से इन्होंने से अर्न करना शुरू किया। तो बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वाज डन आफ्टर 1603 यानी 1603 के बाद। अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ शेक्सपियर्स वर्क वाज डन बिफोर 1603। हालांकि अच्छा खासा काम इन्होंने 1603 ईस्वी से पहले कर लिया था, बट सर्टेनली नॉट द बेस्ट पार्ट। लेकिन अभी भी ये बेस्ट पार्ट जो उनका आना था वो नहीं हो पाया था, उतना मतलब नहीं प्रसिद्धि मिल पाई थी। ही वॉज रेटेड एज मेरली वन अमंग मैनी टैलेंटेड प्ले राइट्स। जैसे बहुत सारे हुनरमंद कवि थे, नाटककार थे, उन्हीं में इनका नाम आता था। बट द लेट 17th century was been considered the age of the supreme playwright and poet of the English language। लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत तक ये दुनिया के यानी विशेष करके अंग्रेजी भाषा के सबसे बड़े नाटककार और कवि के रूप में उभर कर सामने आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजा ऑफ। वीनस और एडोनिस ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित पोयम है, और आपको बता दें कि ये इनका पहला वर्क है। कौन सा वर्क है? पहला वर्क है, ये पहली पोयम है इनकी। और आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। क्वेश्चन ये था कि वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन द स्टैंजा ऑफ। कितने स्टैंजा में लिखा गया है? तो ये 6 लाइन के एक स्टैंजा पकड़ के चले इसमें, ठीक है। 6 लाइन के स्टैंजा में इन्होंने इस पोयम को लिखा है। अच्छा क्वेश्चन है। और 6 लाइन के स्टैंजा को सेस्टेट बोलते हैं। आपको बता दें क्या बोलते हैं? सेस्टेट बोलते हैं, ठीक है बात। अब हम बात कर रहे थे कि वीनस एंड एडोनिस इनकी पहली पोयम है, ठीक है बात। ये पहली इनकी पोयम है वीनस एंड एडोनिस, विलियम शेक्सपियर की। पहला इनका नाटक कौन सा है? पहला इनका जो नाटक है जिसको हम कहेंगे ट्रेजिडी, ठीक है ना। तो पहला जो इनका ट्रेजिडी वाला जो नाटक है वो है टाइटस, TITUS एन है जगह पर, रुकिएगा, TITUS और ANDRONICUS, एंड्रोनिकस। टाइटस एंड्रोनिकस इनका पहला ट्रेजेडी है। और जो पहली कॉमेडी इन्होंने लिखी थी वो थी द कॉमेडी ऑफ एरर। द कॉमेडी ऑफ एरर ये इनकी पहली कॉमेडी है, ठीक है, जिन्होंने लिखी। और हो गया। और पहला जो इनका प्ले है, नाटक की बात करें तो एक हमने बताया कि पोयम हो गई, ट्रेजेडी हो गई, पहली कॉमेडी हो गई। अब प्ले की बात करें तो इनका जो पहला प्ले है वो है हेनरी IV का पार्ट 1, P1 यानी कि पार्ट 1, ठीक है। क्या क्या बताया? वीनस एंड एडोनिस इनकी पहली पोयम है जो कि सेस्टेट यानी कि 6 लाइन्स में लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और द कॉमेडी ऑफ एरर्स पहली कॉमेडी है। टाइटस एंड्रोनिकस पहली ट्रेजेडी है। और हेनरी IV पार्ट 1 इनका पहला क्या है? प्ले है, ठीक है बात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको बता दें, जैसे क्वेश्चन सुनिएगा पहले। अ कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। एक पात्र है जो पूरी स्टोरी पर चेंज नहीं होता है, सेम टू सेम बना रहता है। ऐसा पात्र जो पूरी स्टोरी में सेम टू सेम बना रहता है, ऐसे पात्र को, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है?
ऐसे कैरेक्टर को फ्लैट कैरेक्टर कहते हैं, आंसर में बोलेंगे फ्लैट कैरेक्टर बोलते हैं। आइए फ्लैट कैरेक्टर के बारे में थोड़ा डीप और जान लेते हैं। फ्लैट कैरेक्टर इज़ द वन विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थ्रू आउट द स्टोरी। पूरी कहानी में लगभग वो परिवर्तनहीन रहता है, मतलब जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, स्वभाव या उसका रवैया नहीं बदलेगा। दीज आर टू डायमेंशनल कैरेक्टर्स विच आर रिलेटिवली uncomplicated and the opposite of these is round characters which are complex and undergo development। इसके जो opposite होते हैं वो change होते हैं sometimes sufficiently to surprise the reader। for example रीडर को सरप्राइज करने के लिए कभी कभी पूर्ण रूप से ऐसा होता है। अगर उदाहरण की बात करें कि मिस मिकाउबर का जो कैरेक्टर है इन डेविड कूपर फील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस ने जो लिखा है वो कैरेक्टर फ्लैट कैरेक्टर है। दिस कैरेक्टर बेसिकली रिप्रेजेंट स्टीरियोटाइप और जनरलाइजेशन। ठीक है बात, तो सीधी सीधी बात समझेंगे कि जब कैरेक्टर चेंज नहीं होता है, कैरेक्टर का मतलब जो थ्रू आउट पूरी स्टोरी में अनचेंज्ड बना रहता है, तो उसको हम कहते हैं फ्लैट कैरेक्टर। ठीक है बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये है कि जो टिंटर्न अबे, तो इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा है, विच रिवर फिगर्स इन द टिंटर्न अबे। टिंटर्न अबे विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखित पोयम है, और ये पार्ट पता है किसका है? ये पार्ट है इमॉर्टेलिटी ओड का। और आपको बता दें कि जो माफ़ी चाहेंगे, लिरिकल बैलेड का ये पार्ट है। लिरिकल बैलेड जो कि 1800 ईस्वी में लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरेज ने मिलकर। विलियम वर्ड्सवर्थ इसमें टोटल 23 पोएम थी। कितनी थी? 23 पोएम थी। लिरिकल बैलेड्स की बात कर रहे हैं। 4 जिसमें से लिखी थी एस.टी. कॉलरेज ने, और 19 पोएम लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। जो पहली पोएम थी इस 23 पोएम के कलेक्शन में, जो पहली पोएम थी वो लिखी गई थी एस.टी. कॉलरेज के द्वारा। नाम था द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। और जो अंतिम पोएम थी वो थी टिंटर्न एबे, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी। अब क्वेश्चन इसमें ये है कि इसमें किस नदी का जिक्र किया गया है? तो इसमें वाई नदी का जिक्र किया गया है, WYE। इस नदी का इस पोएम के अंतर्गत जिक्र हुआ है। तो आपको बहुत सारी इसमें भी चीज़ें पता चली। उम्मीद है कि आपको अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि लव्स फिलॉसफी के पोएट कौन है? लव्स फिलॉसफी के पोएट कौन है? तो आपको बता दें इसके पोएट हैं P.B. शेली। P.B. शेली इसके पोएट हैं। इनका पूरा नाम पर्सी बाइसी शेली था। लिख कर दिखा देते हैं आपको, PERCY BYSSHE और शेले SHLLEY। ये इनका पूरा नाम था, P.B. शेले। ठीक है, ये पेसिमिस्टिक पोएट माने जाते हैं, और इन्होंने भी बहुत कुछ विलियम शेक्सपियर के बारे में लिखा है, कहा है। अच्छा, और स्वयं भी बहुत अच्छे इनके जो है कार्य रहे, बहुत ही फेमस। और तो इनकी भी रचनाएं आपको पढ़नी होंगी। और आपको बता दें कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण राइटर हो जाएंगे आपके लिए पढ़ने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे ही इम्पोर्टेंट थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं कि द लिटरेरी फॉर्म ऑफ
कॉमस इज, ये जो कॉमस है, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है और ये किस प्रकार का लिटरेरी फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म पूछा गया है, तो ये मास्क है, MASQUE, ए मास्क। फॉर्म है इसका, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, 1634 ईस्वी में इसको लिखा गया था, ठीक है। कॉमस और बहुत बार पूछी गई है। पहले जब इसको प्रेजेंट किया गया तो, एक सेकंड रुकिएगा, 1634 ईस्वी में ही इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है। और ये एक फॉर्म, लिटरेरी फॉर्म की बात करें तो एक मॉस्क है, और मॉस्क संभवतः जॉन मिल्टन का सबसे वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स भी है, और आई एम नॉट वेरी श्योर बट इनका अंतिम वर्क भी है मॉस्क, कॉमस, जॉन मिल्टन का, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा बताना चाहेंगे, द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमस इज़ अ मास्क। मास्क इज़ अ फॉर्म ऑफ aristocratic entertainment in England in the 16th and 17th century, originally consisting of pantomime and dancing, but later including dialogues, song and dance performed by amateur and professional actors। अच्छा, पहले इसको स्टेज पर परफॉर्म करने हेतु नहीं डिज़ाइन किया गया, लेकिन बाद में इसको जो है इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि वो उसमें डायलॉग भी डाले गए, गीत डाले गए, डांस परफॉर्म डाला गया, ठीक है। और इस बात को मैं क्लियर ही कर देता हूँ कि ये अंतिम वर्क है इनका कि नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि 1634 ईस्वी में लिखा गया था, बिल्कुल से अंतिम वर्क नहीं हो सकता। और अभी थोड़ी देर पहले मैं स्वयं बताया था कि पैराडाइज रीगेन जॉन मिल्टन का अंतिम वर्क है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ठीक है। 1634 ईस्वी में लिखा गया, और जबकि 1671 ईस्वी में पैराडाइज रीगेन लिखा गया था, तो ये इनका अंतिम वर्क नहीं है। लेकिन शायद ये अंतिम नाटक है, शायद ये इकलौता ऐसा कुछ नाटक है इनका जिन्होंने लिखा, कुछ इसमें लास्ट जरूर है, ठीक है बात। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थीम ऑफ एरियोपेजिटिका की थीम क्या है। आपको बता दें, इसे भी जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था, और इसकी जो थीम है ना, ये प्रेस की आज़ादी के लिए लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रीडम ऑफ प्रेस की आज़ादी के लिए इसको लिखा गया। थीम ऑफ एरोपेजिटिका इज फ्रीडम ऑफ प्रेस। दिस इज अ पैम्फलेट बाय जॉन मिल्टन पब्लिश्ड ऑन 1644 ईस्वी में पब्लिश हुआ था ये। और जॉन मिल्टन के बारे में अब जब 44 वर्ड आ गया तो एक चीज़ और याद आ जाती है कि जब जॉन मिल्टन अंधे हुए थे उस समय इनकी आयु 44 वर्ष थी। और आपको बता दें, वो सन था 1652, उम्र थी इनकी 44। इसी दौरान इनके साथ और भी इसी वर्ष में घटनाएं हुई थी। इनकी पत्नी नहीं रही थी चौथे बच्चे के जन्म के दौरान, और कुछ 6 सप्ताह बाद इनका बेटा भी नहीं रहा था। तो बहुत सारी ट्रेजेडी हुई थी इनके साथ 1652 में, इसीलिए 44 वर्ष की आयु में ये अंधे हो गए थे, ठीक है बात। तो ये कुछ आज हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए अच्छे। पूरी बात बिल्कुल बेस्ड ऑन फैक्ट और जेन्यून है। पूरी बातें आपको डीप से डीप बताने की यहाँ पर मैंने कोशिश की है। बस इतना है दोस्तों कि वीडियो चलते नहीं तो दुख होता है, लाइक नहीं करते आप तो भी दुख होता है, टीआरपी नहीं मिलती तो भी दुख होता है, लेकिन मैं काम करते रहूँगा। अगर दोस्तों आप इससे जुड़े हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे, और बिल्कुल एक एक ट्रू बात बताई जाएगी। इसमें कुछ किसी प्रकार का ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करूं जो भी डाउट हो। डाउट यहीं के ही एक वीडियो के अंदर ही आपके सारे क्लियर कर दिए जाएंगे, और सारी बात बिल्कुल फैक्ट पर बताई जाएगी। आपको जो कलेक्शन क्वेश्चंस का मिलेगा वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, और एग्ज़ाम में आप उन क्वेश्चंस को देखोगे भी
इंग्लिश लैंग्वेज के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एक दिन मैराथन वीडियो भी करेंगे, जहाँ पर बहुत सारे टॉपिक एक साथ कवर करेंगे लैंग्वेज के, और साथ ही साथ फिर एक मैराथन करेंगे एग्ज़ाम के पहले, जहाँ पर हम बहुत सारे लिटरेचर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, यदि आप लाइक करते हैं तो बहुत मनोबल बनता है, इसलिए कर दीजिए वीडियो को लाइक। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।